नमस्कार, न्यूयॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और आज भी इस शो में हम आपके लिए दो बेहद इंटरेस्टिंग कंपनीज या मैनेजमेंट्स लाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जिसके स्टॉक में आज बहुत तगड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, वो है पीटीसी इंडिया का। हालांकि दिन के लो लेवल से तो फिर भी एक रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अब भी पीटीसी इंडिया का काउंटर 7% के आसपास ही कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। इस कंपनी ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे थे। रिजल्ट्स कमजोर लगे बाजार को और इसलिए पिटाई है। इस कंपनी के सीएमडी मिस्टर दीपक अमिताभ जुड़ेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में। आगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह थी ये कमजोरी की और यहां से हालात के आने वाले क्वार्टर्स में वाकई सुधरेंगे, यानी कि कंपनी की दशा और दिशा यहां से कैसी रहेगी उस पर चर्चा होगी। और दूसरी कंपनी है कल्याणी स्टील। हालांकि कंपनी के रेवेन्यूज में तो बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है। पिछले साल के मुकाबले जिस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे आप, एग्जैक्टली उतनी ही ग्रोथ इस कंपनी ने क्लॉक करी है, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कुछ हद तक इंप्रूव हुआ है। लेकिन ध्यान के स्पेस को लेकर तमाम चिंताएं अभी भी है, तमाम कंसर्न्स अभी भी हैं। कच्चे माल की अवेलेबिलिटी को लेकर, उसकी प्राइसिंग को लेकर, इंपोर्ट जो हो रहे हैं विदेशी कंपनियों से, उसको लेकर वो सब चिंताएं पूरी स्पेस पे गलौर करती हुई। तो इस बीच में क्या वाकई डिमांड में इंप्रूवमेंट हुआ है? हालात कैसे हैं? कब तक वो मोमेंटम वापस लौटता हुआ नजर आएगा टॉप लाइन के फ्रंट पे? इस कंपनी के एमडी आर के गोयल साहब से हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन चलिए इन दोनों से बातचीत करने से पहले इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए। और एक और ट्रेडिंग सेशन जब वोलेटाइल ट्रेड्स यानी कि भारतीय बाजार अस्थिर नजर आएंगे आपको, और इस समय तो लाल निशान में एक बार फिर से कामकाज करते हुए सेंसेक्स और निफ्टी में 1/4 से 1/3% के आसपास की कमजोरी है। आपको याद होगा इस नई सीरीज की शुरुआत बीते हफ्ते शुक्रवार को हुई थी। तब से लेकर अब तक लगातार सीरीज बेहद कमजोर रही है। बेहद तगड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर इंडियन मार्केट्स ने झेला है, बावजूद इसके कि ग्लोबल क्यूज इस बीच पॉजिटिव थे। अमेरिकन मार्केट्स में अच्छा मोमेंटम लगातार बना हुआ था। आज आपकी स्क्रीन पे इस समय यूरोपियन मार्केट्स खुले हैं फिर से कमजोरी के साथ खुलते हुए। हालांकि कल वो मार्केट्स पॉजिटिव थे, यूएस मार्केट्स पॉजिटिव थे, हमने उस पर पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिखाया। और अब तो यूरोपियन मार्केट्स 1/4 से 1/3% के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज की शुरुआत वहां पे होती हुई, तो इंडियन मार्केट्स के लिए एक एडेड प्रेशर है। तो देखेंगे यहां से किस तरह के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको याद होगा जनवरी सीरीज की क्लोजिंग जो बीते थर्सडे को हुई थी 8950 के लेवल्स के आसपास हुई थी, तो वहां से तो 250 पौने 300 पॉइंट के आसपास निफ्टी ने गवा दिए पिछले 5 से 6 कारोबारी सत्रों में ही। ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक तगड़ा क्रैक देखने को मिल रहा है। तो मिड कैप्स में ऑलमोस्ट 2/3% के आसपास की कमजोरी, इनफैक्ट अब तो 3/4% के आसपास की कमजोरी के साथ मिड कैप्स ट्रेड करते हुए माफ कीजिएगा। स्मॉल कैप्स में 1% से ज्यादा, 1.25% से ज्यादा इनफैक्ट कमजोरी के साथ ट्रेड्स हैं। अब दिन के लोज के आसपास ये पॉकेट काम करती हुई, इसलिए मार्केट ब्रेथ आज बहुत कमजोर है। हर 2 बढ़ने वालों के सामने 7 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेथ पूरी तरह से मूड बिगड़ता हुआ और पूरी तरह से रिफ्लेक्शन इस मार्केट ब्रेथ में आपको देखने को मिलेगा। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से आपने देखा होगा बैंक्स में एक तगड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में जो लीडरशिप थी वो पूरी तरह से लूज आउट कर दी है। वो एक बड़ी दिक्कत की बात है इंडियन मार्केट्स के लिए। बैंक्स आज भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कल परसों इस पूरे सीरीज की शुरुआत से बैंक्स में आप मान के चलिए तगड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर देखने को मिला है, तगड़ा दबाव देखने को मिला है। लेकिन एक अच्छी बात हुई है बाजारों के लिहाज से, बैंक निफ्टी ने अपनी लीडरशिप लूज करी है, लेकिन लोग पैसा यहां से निकाल रहे हैं। तो एक और हैवी वेट पॉकेट है आईटी, जो लगातार पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से आउट परफॉर्म कर रही है। कल भी हमने देखा कॉग्निजेंट के नंबर्स के बाद यहां पर एडिशनल फ्लोज आए थे, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई थी। आज भी आईटी में इस कमजोर सेशन में खरीदारी देखने को मिल रही है। 1% प्लस के पॉजिटिव मूव्स के साथ ये इंडेक्स कामकाज करता हुआ। तो बैंक्स ने अपना शीन लूज करा है। अच्छी बात है वो पैसा पूरी से निकल के नहीं गया है, वो पैसा किसी एक और दूसरी हैवी वेट पॉकेट जो इस समय आईटी है वहां पे ट्रांसफर होता हो। तो एक मूव देखने को मिल रहा है बैंक से आईटी की तरफ। लेकिन बैंक्स के अलावा ऑटोज में दबाव है, ऑयल एंड गैस पॉकेट जो कि एक और हैवी वेट है वहां पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेटल्स और फार्मास्यूटिकल्स में भी इनफैक्ट आज मुनाफिजुली का दबाव है। सिर्फ आईटी में खरीदारी है, कुछ हद तक सिर्फ एफएमसीजी में चुनिंदा शेयरों में आप खरीदारी होते हुए देखेंगे इस समय। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिहाज से टाटा मोटर्स आज का स्टॉक ऑफ द डे है। कल बाजार बंद होने के बाद इसने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे थे। ये स्टॉक आज 5.5% से ज्यादा की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। टाटा मोटर्स का डीवीआर दोनों दबाव में। एक और टाटा ग्रुप कंपनी आज प्रेशर झेल रही है, टाटा स्टील। अब से कुछ आज शाम को बाजार बंद होने के बाद ये कंपनी अपने रिजल्ट्स घोषित करेगी। वहां पे भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। 3% के आसपास वो कमजोरी के साथ कामकाज कर रही है।
गेल में दबाव देखने को मिल रहा है, ये कंपनी भी आज अपने रिजल्ट्स घोषित करेगी। और इंटरेस्टिंगली कच्चा तेल का काफी सॉलिड प्ले देखने को मिल रहा है इंडियन मार्केट्स में। तो केन इंडिया में 3% के आसपास की गेन्स के साथ ट्रेड्स हैं। कच्चा तेल ध्यान रखें ब्रेंट 58 के आसपास पहुंच चुका है, उसका भरपूर फायदा मिलता हुआ। और यही दिक्कत इस समय बनी हुई है बीपीसीएल जैसी कंपनियों के लिए, जो 3.25% के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। लेकिन चलिए दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पीटीसी इंडिया के साथ इस कंपनी के सीएमडी मिस्टर दीपक अमिताभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। क्विकली इन नंबर से रन थ्रू करा दूं आपको, क्यों स्टॉक में इतना तगड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। आय में महज 2-2.5% के आसपास साल दर साल का जंप, जबकि बाजार उम्मीद 8 से 9% इजाफे की थी। मार्जिन्स उम्मीद के मुताबिक लेकिन 250 बेसिस पॉइंट्स कम हुए। एबिटा में 57% की कमजोरी आई है, 60% के आसपास की एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन मुनाफा 46% दबाव की आशंका थी, एक्सपेक्टेशंस थी शायद मुनाफा कम होगा, लेकिन मुनाफा तो ऑलमोस्ट 93% कम हो गया इस कंपनी का। हालांकि उसके पीछे अन्य का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें 40% की गिरावट आई है। कुछ प्रोविजनिंग्स करी है, उसका भी इंपैक्ट देखने को मिला है। दीपक जी, जैसे मैंने हाईलाइट करा, नंबर्स हमारे बाजार उम्मीद से कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ प्रोविजनिंग के आइटम्स थे, शायद उसको अगर हम वन ऑफ को हटा दें तो शायद नंबर्स इतने कमजोर ना हो जो ऑप्टिकली इस समय नजर आ रहे हैं। ये जो प्रोविजनिंग है, अगर आप आसान शब्दों में दर्शकों को समझा सकें, किस बात की आपने इतनी तगड़ी प्रोविजनिंग करी सर? हमारा रिजल्ट जो है उसमें हमने इस बार एक बहुत लंबा प्रोविजन किया है, करीब करीब 33 करोड़ का। उसके रीजंस मैं समझाना चाहता हूं। ऐसे हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर में 6.63 करोड़ रहा है। उसमें एक हमने इन्वेस्टमेंट किया था बहुत साल पहले तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड में, जो कि 1200 मेगावाट का प्लांट है और सिक्किम में आ रहा था। उसमें पिछले 1-2 सालों से भूकंप के बाद जो है उसमें डिस्टर्बेंसेस हुई थी और प्रोजेक्ट्स में डिलेज होते जा रहे थे। और मैंने लास्ट में हम लोग पिछले 1-1.5 साल से देख रहे थे प्रोग्रेस जो है 80% से 91% पहुंचने में भी बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था, बिकॉज ऑफ सर्टेन डिस्टर्बेंसेज विच वेर कंटिन्यूसली हैपनिंग। इस कारण से हम लोग जितने शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम 26% थी, पीटीसी, एथेना ग्रुप, और इसमें कंसोर्शियम है जिसमें बड़े बड़े लोग दुनिया के मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, एवरस्टोन जैसे लोग हैं। हम लोग सब मिलकर के हम लोगों ने चर्चा नवंबर और दिसंबर में बहुत ज्यादा समय लगाया इस पे, और इस नतीजे पे पहुंचे कि ये प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी डिले हो चुका है लेकिन 91% कंप्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें इसको गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम कंपनी बनानी चाहिए। तो 26% से 51% जाने के लिए जितने लोगों के पास शेयर थे, प्रो रेटा हम लोगों ने सोचा कि हम लोग डाइल्यूट करके गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम को ट्रांसफर करेंगे शेयर। तो इसके लिए हम लोगों को वैल्यूएशन कराया, बिकॉज प्रोजेक्ट में इतना डिले था, इतना कॉस्ट ओवररन हो चुका था। सो वो अनसर्टेनिटी फैक्टर को देखते हुए इवन प्रोजेक्ट 91-92% कंप्लीट है, 10 रुपये से कम में उसका वैल्यू आ रहा था। हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम लोग उसको ट्रांसफर कर देते हैं। उससे हमारा एक्चुअल लॉस केवल 6.5 करोड़ का था, लेकिन मोस्ट कंजर्वेटिव वे में जो बैलेंस ऑफ शेयर जो हमारे पास रहेंगे कमीशनिंग तक भी, हमने एक सुओ मोटो उसमें एक फर्दर प्रोविजन करीब 26 करोड़ का कर दिया, जिसकी कि जो डिबेटेबल हो सकता है, करने की जरूरत है नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एज ए ग्रुप हम लोगों ने सोचा कि हम लोग 26 करोड़ का प्रोविजन कर देते हैं, और प्रोजेक्ट जब 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा उसका हम लोग फिर से वैल्यूएशन कराएंगे और उसको रिविजिट करेंगे। तो इस कारण से हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर में करीब 32-33 करोड़ था, इवन आफ्टर टेकिंग द लॉस ऑफ 6.5 करोड़, लेकिन हमने उसको फर्दर उसको ये कर दिया। तो 32-33 करोड़ रुपए के आसपास की आप बात कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस वैसे 48-49 करोड़ रुपीस के आसपास थी। तो अगर ये प्रोविजन ना भी होता तो भी पीटीसी इंडिया के नंबर्स कमजोर थे, और प्रोविजनिंग के बाद तो खैर तगड़ी पिटाई हुई है प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे, तो एक्सपेक्टेशन से कहीं नीचे वो नंबर्स आते हुए। लेकिन चलिए
दीपक जी आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कई सारे और इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं नंबर्स को लेकर, खासतौर पे इस क्वार्टर में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कैसे रहे, मार्जिन्स कैसे रहे, आगे के सब तक आउटलुक इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्टॉक की वाकई बहुत तगड़ी पिटाई हो रही है। तो क्या फंडामेंटल्स भी उतने ही कमजोर हो गए, या फिर ये क्वार्टर सिर्फ एक वन ऑफ था और आगे आने वाले क्वार्टर्स से और खासतौर पर FY16 से एक्सपेक्ट करें कि पूरी तरह से रिवाइवल हालात सुधरते हुए नजर आएंगे, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से कंपनी के रेवेन्यूज पे क्लीन होते हुए नजर आएंगे। इन सब पे फोकस करेंगे अमिताभ जी से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। Bharat presents Boom Machade Stocks. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रडार पे आज है PTC इंडिया, जिस स्टॉक की तगड़ी पिटाई हो रही है इसके नंबर्स के बाद, और इन नंबर्स पे बात कर रहे हैं हमारे साथ इस कंपनी के CMD मिस्टर दीपक अमिताभ। दीपक जी, मैंने अब तक आपसे वो जो प्रोविजनिंग करी थी आपने उस पर चर्चा करी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए जानना भी कि इस क्वार्टर में, जिस क्वार्टर को हम रिव्यू कर रहे हैं Q3 में, सर किस तरह का ट्रेडिंग वॉल्यूम्स रहे, किस तरह के ट्रेडिंग मार्जिन्स आपने क्लॉक करे हैं? देखिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो है इस क्वार्टर में करीब 6% का कमी हुई है, लेकिन 9 महीने में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे में 12% ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में भी ग्रोथ हुआ है। नाउ ये जो चीजें चल रही हैं, एक शॉर्ट टर्म मार्केट जो कि इंक्लूड करता है बायलैटरल, OTC कंट्रैक्ट्स, एक्सचेंजेस के थ्रू, सब जगह फ्लैटनिंग अभी जो है दिखलाई दे रहा है। और इस कारण से, क्योंकि मार्केट में जो डायनेमिक्स है, यूटिलिटीज के पास जो अभी भी कमियां हैं, T&D लॉसेज अभी भी बढ़े हुए हैं, टैरिफ जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, सब डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स हो रहे हैं, सब ट्रांसमिशन रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म मार्केट अभी जो है कुछ दिनों तक, जब तक ये करेक्शंस नहीं होते हैं, ग्रोथ उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी। दूसरी चीज जो है, जो बहुत हमारे इंपॉर्टेंस है उसका, कि ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट भी बहुत कसके सामने आ रहा है। पिछले क्वार्टर में हमने जितने कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, करीब 60% वो कॉन्ट्रैक्टेड उसको हम लोग ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाए, बिकॉज कंजेशन सदर्न रीजन में, रेस्ट ऑफ द कंट्री से आने में कंजेशन है, वेस्टर्न से नॉर्दर्न रीजन में जाने में कंजेशन है, ईस्टर्न से नॉर्दर्न रीजन जाने में कंजेशन है। तो ये कंजेशन भी जो है अगले 1-1.5 साल में जब करेक्शंस होंगे तो शॉर्ट टर्म मार्केट में फिर बढ़ोतरी होगी। तीसरी चीज जो है, आपने मार्जिन के बारे में पूछा है। मार्जिन्स में हमारा जो है, हम लोगों ने बखूबी से मेंटेन किया हुआ है। अगर हम लोग Q3 का केवल एवरेज नेट मार्जिन लेते हैं, जो कि हम लोग सब हटा दे, रिबेट हटा दे, नेट ऑफ रिबेट, नेट ऑफ सरचार्ज, नेट ऑफ टोलिंग कन्वर्टेड PPAs, जो केवल एक ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का जो होता है, उसका अगर हम देखते हैं तो हमारा एवरेज मार्जिन जो है 4.7 पैसे पर यूनिट है, कंपेयर टू 4 पैसे इन द प्रीवियस क्वार्टर Q3 ऑफ FY14। दीपक साहब, क्योंकि समय की बहुत ज्यादा कमी है, क्विकली आखिरी सवाल लेना चाहूंगा आपसे, जो कि आउटलुक पर है। मार्जिन आउटलुक किस तरह से स्टैकअप हो रहा है FY16 के लिए, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि 6000 मेगावाट के लॉन्ग टर्म कैपेसिटीज जो हैं वो अगले 2 सालों में शायद कार्यरत होने वाली हैं, ऑपरेशनल होने वाली हैं, और गिवन कि वो एक हाई मार्जिन कारोबार होगा एज कंपेयर टू जो अभी आप शॉर्ट टर्म कारोबार ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं उस पर, तो यहां से मार्जिन आउटलुक FY16 का कैसा रहेगा? स्ट्रीट अब वो फैक्टर इन करना चाहेगी सर? देखिए, जैसा कि एक जो आने वाला था प्रोजेक्ट, जो तीसरा आने वाला था हमारा 15-16 में, जिस कारणों से मैंने बतलाया, वो जो है आ जाएगा 16 मार्च के अंत तक। जो है उम्मीद है कि कमीशनिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है 16-17 में ही आएगा, फाइनेंशियल ईयर 16-17 में। ठीक है। लॉन्ग टर्म में जो है, जैसे तीसरा जैसे केसेज या JP के जो है, उसमें हमने जो है शुरुआत में 5 पैसे का मार्जिन लिया हुआ है डेट सर्विसिंग पीरियड में, और जो डेट सर्विसिंग पीरियड के बाद 10 पैसे चला जाता है। लेकिन और भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमने बाद में किए हैं, थर्मल वाले जो किए हैं, जिसमें कि मार्जिन्स विल बी मच बेटर, ये 16-17 में जो आएंगे, उसमें हमारी उम्मीद है कि उसमें 8 पैसे, 9 पैसे, 10 पैसे तक भी जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन आने की उम्मीद है। तो जैसे जैसे हमारा ये 60-40 जो है अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रेशियो 50-50 होता है,
इसका जो है लॉन्ग टर्म के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे उसमें मार्जिन जो है प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। ओके, अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद सीनी सिवास के लिए आज वक्त निकालने के लिए। कमजोर क्वार्टर था, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट, आउटलुक शायद बेहतर सुधरता हो नजर आए FY16 FY17 ऑनवर्ड। स्टॉक भी दिन के लो से तो कुछ हद तक शायद इंप्रूव हुआ है, करेक्ट भी हुआ है 6% से कुछ कम की कमजोरी के साथ, लेकिन अब भी कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए यहां पर ले लेते हैं जल्दी से ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद फोकस करेंगे कल्याणी स्टील पर और इस कंपनी के MD मिस्टर RK गोयल जोड़ेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रडार पे। अब एक कल्याणी स्टील और इस कंपनी के MD मिस्टर RK गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोयल साहब स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्विकली रन थ्रू करा दूं, इस कंपनी जो अपने नंबर्स घोषित करे थे उसमें रेवेन्यूज एकदम फ्लैट है, 296 करोड़ रुपीस के आसपास बीते साल इस क्वार्टर में नंबर्स थे रेवेन्यूज के फ्रंट पे। इस साल इस क्वार्टर Q3 में भी 296.5 करोड़ रुपीस के आसपास इस कंपनी ने रेवेन्यूज क्लॉक करें। गोयल साहब इन नंबर्स को देख के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं, कैसे इंटरप्रेट करूं? क्या आपने कमजोर वातावरण में अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करा, इसको ऐसे रीड करूं, या फिर कोई ग्रोथ नहीं आई उससे मैं डिसअपॉइंट हूं? देखिए, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण रही लास्ट क्वार्टर में। नंबर वन, हम लोग काफी स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डंपिंग बाय चाइनीज कंपनीज इन इंडिया। उन लोगों के वॉल्यूम लगभग 5 से 6 गुना बढ़ गए हैं। नंबर टू, मार्केट ओवरऑल बहुत खराब है। ऑटो इंडस्ट्री जिसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी थोड़ी ज्यादा है, वो उसमें उतना ग्रोथ नहीं है। तो इन दोनों चीजों की वजह से हमारी टॉप लाइन ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई। लेकिन हम लोगों का जो बहुत ज्यादा फोकस है कॉस्ट रिडक्शन पर, अपने ऑपरेशंस को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाने का और कंटिन्यूअस इनोवेशन, उसकी वजह से हमारे मार्जिन्स प्रोटेक्ट हुए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। ओके, ये जो आपने एक तो बात करी जो इंपोर्ट हो रहा है, एक्चुअली वाकई चिंता है। पहले तो सिर्फ चाइना से आ रहे थे मेरे ख्याल से, कच्चे तेल की कीमतों में डिक्लाइन के बाद तो सुनने में आ रहा है कि रशिया से भी तगड़ी डंपिंग हो रही है इंडियन मार्केट्स में। कितना ज्यादा मार्केट को इन लोगों ने डिस्टेबलाइज कर दिया है, कितना बड़ा चैलेंजिंग सिनेरियो है। और फिर क्या ये इंडस्ट्री अब पूरी बहुत ज्यादा वोकल हो चुकी है इस बजट में, शायद एक इंपोर्ट ड्यूटी चाहती होगी ऑब्वियसली, फिर अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है तो? देखिए, दो चीजें हो रही है। रशियन करेंसी बहुत डिवैल्यू हो गई है, ऑलमोस्ट 60%। उसकी वजह से रशियन मैन्युफैक्चरर्स को ये डंपिंग इंडिया में करना बहुत वाइबल हो गया है, काफी प्रॉफिटेबल हो गया है। नाउ इसके लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़े। नंबर टू, सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाए। जब तक सेफगार्ड ड्यूटी टू द एक्सटेंट ऑफ 25 से 30% नहीं लगेगी, हम लोगों को ऑपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। क्योंकि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स या रशियन मैन्युफैक्चरर्स अगर 5% ड्यूटी बढ़ती भी है तो दूसरा 5% ये लोग प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं और फाइनल सिचुएशन सेम रहेगी। अच्छा, इस समय आपकी आयरन ओर सोर्सिंग कैसे चल रही है सर? कर्नाटका माइनिंग क्या अपडेट्स हैं, करंट सिचुएशन क्या है बेलारी माइंस को लेकर? खास तौर पे वो कैटेगरी C माइंस का मैं अपडेट लेना चाहता था। साथ साथ क्या आप गोवा से आप सोर्सिंग करने की कोशिश करने वाले हैं? क्योंकि वहां पर हमेशा वो ग्रेड की सूटेबिलिटी को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन जब हालात कमजोर हो तो क्या ऐसा भी कुछ करने का विकल्प खुलता है? देखिए, गोवा का जहां तक सवाल है, गोवा का मटेरियल लो FE का है। उसको बेनिफिकेट करके मटेरियल डेफिनेटली यूज किया जा सकता है। हम लोगों ने बेनिफिकेशन प्लांट अभी तक इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि हमारे पास कोई आयरन ओर माइन नहीं है और हमको ये श्योरिटी नहीं है कि गोवा से या किसी दूसरी माइन से हमको कंसिस्टेंटली मटेरियल मिल जाएगा। जैसे ही हमको कुछ श्योरिटी होगी या C कैटेगरी माइन के ऑप्शन में हम कुछ माइन ले पाएंगे तो हम बेनिफिकेशन प्लांट लगा देंगे और उससे हम ये सब मटेरियल यूज कर पाएंगे। अच्छा, तो फिर आसान शब्दों में गोयल साहब, क्योंकि हमेशा ये सब बातें होती हैं आपसे, हमेशा ये इश्यूज हमेशा वैसे के जस के तस ही रहते हैं, कब तक वाकई हालात सुधरने वाले हैं डिमांड के लिहाज से, आपकी कच्चे माल जो आपको मिलना है सप्लाई उसके लिहाज से, इंपोर्ट का जो डंपिंग होती है उसके लिहाज से, किसी भी पैरामीटर में देख लूं, कब तक आप एक्सपेक्ट करें हालात एक्चुअली इस इंडस्ट्री के सुधरते हुए नजर आएंगे? और दूसरा इसी के साथ सवाल, जिस तरह से ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इस बार अच्छी खासी इंप्रूव हुई है, मेरे ख्याल से मार्जिन में तो 200-300 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंप्रूवमेंट है, वो कहां से आया और उस फ्रंट पे क्या आउटलुक होगा? पहले मैं आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं। हमारे जो मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं ये बेसिकली हमारा जो इनोवेटिव आइडियाज जो हमने इम्प्लीमेंट किए हैं उसके अंदर लार्जेस्ट सेविंग आई है हमारी फ्रॉम एनर्जी। हमने वेस्ट एनर्जी जो भी प्लांट में जनरेट होती है उसको बहुत पूरी तरह से यूटिलाइज किया है। हम लोगों ने पहले हम काफी फर्नेस ऑयल यूज किया करते थे, उसको प्रैक्टिकली आज जीरो कर दिया है और उसको हमने वेस्ट हीट से रिप्लेस किया है।
जहां तक मार्जिन का सवाल है। दूसरा, बाकी सब ऑपरेशंस में भी एफिशिएंसीज, यील्ड्स वगैरह हम काफी इम्प्रूव कर पाए। जहां तक दूसरा सवाल है आपका रॉ मटेरियल्स को लेके या सिचुएशन कब तक इम्प्रूव होगी, तो फर्स्ट एक्सपेक्टेशन है हमारी बजट से, अगर ये बजट काफी ग्रोथ ओरिएंटेड रहा और उससे इकोनॉमी में वापस बाउंस बैक आया तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी और उससे हमको डेफिनेटली हम ज्यादा मटेरियल बेच पाएंगे और फायदा होगा। नंबर 3, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन नियर फ्यूचर एज फास्ट एज पॉसिबल कुछ सेफगार्ड ड्यूटी गवर्नमेंट लगा पाएगी और उसकी वजह से ये जो इंपोर्ट्स का डंपिंग है ये कम होगा। गोयल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बहुत ज्यादा कमी है, सिंधी सिवाज के लिए आज वक्त निकालने क्रियाशील के एमडी, लेकिन आपकी स्क्रीन पे देना बैंक के नंबर्स फ्लैश होते हुए ध्यान रखें एसेट क्वालिटी इस केस में भी थोड़ी तो लेकिन डिटेरिएट जरूर हुई है। ग्रॉस एनपीएस बढ़े हैं, नेट एनपीएस में कुछ इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन देना बैंक के केस में एक अच्छी बात कि प्रोविजनिंग जो है, इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग जो है वो सीक्वेंशली कम हुई है तिमाही दर तिमाही, यानी कि 315 करोड़ रुपए इससे पहले प्रोविजनिंग का आंकड़ा था, इस बार 240-241 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक लो लेवल से रिकवर करता हो लेकिन अभी भी 127% के आसपास के दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। लेकिन नो योर कंपनी वक्त से चला एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आखिरी सौदा। नमस्कार।